हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में डिस्कस करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शेष प्रश्न बचे हुए, इन्हीं को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। दूसरा कथन है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें पहला कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D3 अर्थात 243(3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान है। इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान निष्प्रभावी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? इसका सही जवाब आपको बताने हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैसे इसमें जो ए और सी दिया गया है, ए है कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। तो देखिए, 30% नहीं है बल्कि 1/3 है। तो ध्यान रखिएगा, 1/3 यानी 33%। तो और इसमें सी जो है, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। तो देखिए, ये भी सही नहीं है। तो ए और सी इस प्रकार के हैं जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, न कि 30%। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है। 43 है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। वह कौन सा संशोधन था? सही जवाब है 73वां संशोधन 1992। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वें संशोधन करके दिया गया। 243(घ) के खंड 3 के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में? ध्यान रखिएगा। 45 नंबर है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243(घ). 46 नंबर है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 243D। अनुच्छेद 243D के खंड 1 में उपबंधित है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी संख्या, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसके अनुपात में आरक्षित रहेंगे। साथ ही अनुच्छेद के 243D के जो खंड 2 है, इसके अनुसार अगर बात करें तो आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 47 है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो देखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न काल में बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को
50% आरक्षण स्थानीय निकायों में प्रदान किया गया था। परंतु वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में भी महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 49 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आपको मालूम है कुल स्थानों का 1/3। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994, याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। 50 नंबर है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासाक्ष्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्प में अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा यानी पंचायत क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो किस राज्य में पेशा अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो असम, मेघालय और तमिलनाडु। पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान में वर्तमान में 10 राज्यों कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के विभिन्न जिलों में लागू है। असम, मेघालय और तमिलनाडु में यह प्रवर्तन में नहीं है। 52 है, पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो देखिए इसमें जो सही है पहला, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी। तो क्या भूमिका या शक्ति है? तो पहला इसमें सही है। दूसरा है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। दूसरा भी सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य ऑप्शन है, पहला और दूसरा। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वन उपजों के स्वामित्व के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। 53 है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत के शक्तियों के विषय में क्या सही है? अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत के शक्तियों के विषय में पहला जो सत्य है, लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त कार्य। उपयुक्त सभी, तो ई ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। 54 है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का अभिप्राय आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सत्य है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 घ के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट
किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। तो किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ग्राम सभा के विषय में? तो देखिए, इसमें जो सही है, इसका सही जवाब है, जो कथन सही नहीं है वह है 5वां, 6ठा और 7वां, यानी डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति और 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए पहला और दूसरा जो कथन है सही है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी है, और यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो पंच या सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, अतः कथन तीसरा और 8वां सही है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, अतः कथन चौथा भी सही है। उक्त अधिनियम के अनुसार स्थगित सम्मेलन यानी बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, तो कथन जो 5वां है गलत है। और इस अधिनियम के अनुसार बजट पारित करने और लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य है। कथन 6 और 7 गलत है। 56 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता यानी बैठक की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए, इनके द्वारा की जाती है। पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में यदि आम सहमति नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जनजाति की सबसे उम्रदराज महिला सदस्य को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। 57 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या निर्दिष्ट करता है? तो बताइए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। सही जवाब है देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, सी ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज व्यवस्था संबंधित उपबंध किए गए हैं। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे जाने वाले विषयों का उल्लेख किया गया है। 58 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किसको? तो सही जवाब है स्थानीय व्यवस्था को, यानी स्वशासन व्यवस्था को, सी ऑप्शन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है, जो शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र से निम्नलिखित में से कौन जो है संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति। देखिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात तृणमूल लोकतंत्र जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रेयग्रहण किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में जो है लागू कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, बताइए। पहला इसमें जो कथन है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और पदोसोपानिक संरचना की। पंचायती राज एक व्यवस्था है किसकी? तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है।
61 है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। 4 ऑप्शन है और 4 कथन है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो बताइए इसमें क्या मतलब कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। इसमें देखिए पहला और तीसरा जो कथन है सही है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में भागीदारी यानी जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। 62 है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। बताइए किस प्रकार का प्रयोग है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो देखिए इसमें सही जवाब है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। 64 नंबर, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो सही जवाब है केंद्रीय नियंत्रण। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति तो स्थानीय स्वशासन की मतलब विशेषताएं हैं, परंतु केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से तो इनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सी सही विकल्प है। 65 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का क्या प्रधान लक्ष्य है। तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए इसमें से जो पहला जो कथन दिया गया है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो इनमें से सभी सही है। डी ऑप्शन। पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदायों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। संविधान का अनुच्छेद 243 ग के तहत राज्य विधानमंडलों के द्वारा विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में वहां के सांसदों के सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। 67 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पंचायती राज से संबंधित आपको बताने हैं कि इनमें से यानी जो 4 कथन दिया गया इनमें से कौन सा सही नहीं है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह सत्य नहीं है, यह सही नहीं है। देखिए भारत में पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसके द्वारा किसके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई जो कि जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना मानी जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान है जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाते हैं। 68 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। डी ऑप्शन। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकास मूलक प्रशासन में यानी जो आम लोग हैं इनको विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और 69 है, सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जो है जरूरत पड़ती है।
स्थानीय जनता की, यानी ए ऑप्शन आपका सत्य है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए जो है स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। 70 नंबर है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों के हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास, यानी ये सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 71 है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, यह सही है। और ए भी सही है स्वायत्ता, और बी भी सही है लोक सहभागिता। तो आपको बताना क्या है, विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो बचता है सी ऑप्शन, जो कि यह सही नहीं है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, दिए गए विकल्प में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट या विशेषता नहीं है। स्वायत्ता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। 72 नंबर है, कथन ए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। कारण आर है, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? तो पहला सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पुनरुत्थान किया है, इसीलिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राज्य का या राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है नागरिकों की शिकायतों पर, ए ऑप्शन। देखिए, स्थानीय निकायों पर नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि आर्थिक मामलों, कार्मिक तथा विधि निर्माण के संदर्भ में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण होता है। 74 नंबर है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? इसका सही जवाब है एम के गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत के द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। 75 है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। इसका सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। आगे बढ़ते हैं। 76 है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो आपको मालूम है बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति, 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति का भी गठन किया गया। 77 है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? सही जवाब है त्रिस्तरीय। 78 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई?
इसका सही जवाब है राजस्थान। 79 है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम है बलवंत राय मेहता। और 80 नंबर है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। आगे बढ़ते हैं। 81 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति ने। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, डिस्कशन के दौरान भी मैंने बोला था कि जो समितियां हैं इनको ध्यान रखना है। जो पंचायत से समिति जितने भी हैं इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे यहां पे दिया गया सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए आपको बताना था, इसमें बताना है कि जो बलवंत राय मेहता है इसने किस पद्धति का सुझाव दिया था। तो देखिए, इसने त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति का जो है सुझाव दिया था, यानी इन्होंने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया। एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति का, और जीवी के राव प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार के लिए जो है इन्होंने सुझाव दिया था। 83 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है किसको? B.R. मेहता। ठीक है, यानी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। देखिए, वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास सेवा के द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय जो है सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की थी। और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी इस रिपोर्ट को सौंपी, और इस रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर सिफारिश की थी, जो कि आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधार बनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 84 है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशें के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका मतलब कि सही है। तो देखिए, इसमें जो सही है ए ऑप्शन, जो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो यह सही है, ए ऑप्शन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में जो है प्रारंभ की गई थी? राजस्थान के जिले में नहीं, पूछा गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो यहां पे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन है जो कि आपको जवाब देना है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुभारंभ किया गया था। तो जिला का नाम आपको बताना है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन का जो है निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहां लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। 86 है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। कहां पर? तो राजस्थान में। 87 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। आगे बढ़ते हैं। 88 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, राजस्थान था। और राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। 89 है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। सही जवाब है, सही जवाब क्या है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां पर हुआ था? तो आपको मालूम ही है, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, बी ऑप्शन। 91 है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता थे। 92 नंबर है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी?
बलवंत राय मेहता ने। 93 है पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 94 नंबर है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आपको मालूम ही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 95 है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संतुति प्रारंभ में किस समिति के द्वारा की गई? तो सेम क्वेश्चन सेम जवाब, बलवंत राय मेहता समिति। 96 है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? वह आपका पीवी एन राव समिति। पीवी नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से जो संबंध है वो नहीं है। शेष अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख जो समितियां हैं वह आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1963 और 1964, अशोक मेहता समिति 1977 से 78, जीवीके राव समिति 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986, हनुमंत राव समिति 1984 और पीके थुंगनम समिति जो है 1988। इन समितियों के जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं इनके बारे में और इनके समय या ये समितियां जो है इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन प्रत्येक बार जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है 97 में, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर के रूप में चुनाव कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इससे यानी यहां से जो है जो समितियां हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी समितियां कब गठित की गई, या इनके कालक्रम को, या इनको जो है मतलब कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जो है आपको जो सजाने के लिए भी दिया जा सकता है, या स्पष्ट तौर पे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी समितियां जो है मतलब कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति और इसके बाद एलएम सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 99 नंबर में भी आपको मिलान करना है, तो ऊपर में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति का जो है संबंध नहीं है? वो है आपका वी राव समिति। ठीक है, देखिए राव समिति जो है एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे। जो ये समिति है इनका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। वी राव का ये भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। उन तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? वह आपका दिनेश गोस्वामी समिति। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। एलएम सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से ये सब संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुति की थी? तो आपको मालूम है द्विस्तरीय। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से जो है 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 103 है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का। आगे बढ़ते हैं, 104, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? तो सही जवाब है अशोक मेहता समिति।
देखिए, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संस्तुत किया गया। इस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।